So through this video we will cover the responsibilities section of IRB। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि IRB का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट्स में जो पेशेंट्स अलाउ हो रहे हैं, जिनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए जो उनके राइट्स हैं, मींस द राइट टू नो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो भी मेडिकेशन या फिर क्लिनिकल ट्रायल के तहत उनके ऊपर प्रैक्टिस की जाने वाली है उसकी सारी जानकारी, उनकी देखरेख, उनकी केयर, और कोई भी क्रिटिकल साइड इफेक्ट या इवन डेथ की स्थिति आने के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पता हो। ये IRB का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इस चीज़ को सेफगार्ड करने का। IRB का जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज़ द ट्रायल प्रोटोकॉल, कोई भी प्रकार के बदलाव किए गए हैं, एंड ऑल्सो लिखित एक किस्म का स्वीकृति पत्र जो कि पेशेंट द्वारा टीम को दिया जाएगा। जिन पेशेंट को रिक्रूट किया जा रहा है, जिन्हें पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैंसर की दवा के लिए क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों को शामिल किया जा रहा है, तो उन मरीजों से संपर्क कैसे किया गया, किसी विज्ञापन के माध्यम से या फिर अस्पताल के माध्यम से, हेल्थ केयर या कम्युनिटी प्रैक्टिस के माध्यम से, ये सारा चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक किस्म की पारदर्शिता को दर्शाता है कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से प्रोसीजर के तहत फॉलो किया गया। ये इस चीज़ को भी बचाता है कुछ तरह की माल प्रैक्टिस, जैसे बहुत सारी कंपनीज अपने जो एम्प्लॉय या क्या कह सकते हैं, जो पेशेंट्स हैं या मरीज हैं, उनको भी कई एक सेकेंडरी लेवल या माल प्रैक्टिस के ज़रिए बुला लेते हैं। सेकेंडली, वो जो सब्जेक्ट्स जिनको पार्टिसिपेट किया गया उनको लिखित सूचना भी देनी होती है। इसके बाद जो भी टीम एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करेगी उसका एक किस्म का ब्रोशर, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है हर चीज़ की, कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी टीम के नाम, उनके सिग्नेचर, उनके कंसेंट, क्या मेडिकेशन यूज़ किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद सेफ्टी इंफॉर्मेशन, मीन्स क्रिटिकल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। देन इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट एंड कंपनसेशन, जो कि सब्जेक्ट को यानी पेशेंट्स को दी जाएगी। इसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटर है, मतलब जो शोध करता है, जो टीम में है, उनका पोर्टफोलियो जैसे करिकुलम विटे, एंड इसके अलावा अतिरिक्त कोई जानकारी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए है, ये सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। इसके बाद IRB की जो कार्रवाई है वो शुरू होने पर कुछ जो मुख्य स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला ये कि IRB को एक प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल को एक पर्टिकुलर निर्धारित समय अवधि में लिखित रूप में पूरे सारे दस्तावेज जमा करने होते हैं। मींस क्लिनिकल ट्रायल जब IRB को सबमिट करता है तो उसके आधार पे IRB कंपनी US FDA गवर्नमेंट को सबमिट करती है। तो ये सारे दस्तावेज के अंतर्गत हैं ट्रायल का आइडेंटिफिकेशन, तारीख, टीम की जानकारी। इसके बाद अप्रूवल किस आधार पे हुआ, इसके पुष्टिकरण। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की सुधार या किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया गया है तो उसकी जानकारी, और अगर क्लिनिकल ट्रायल का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है तो उसके कारण। इसके बाद टर्मिनेशन, सस्पेंशन ऑफ एनी अप्रूवल, उसकी भी डिटेल्स। एंड ऑल्सो IRB should consider the qualification of investigator for the proposed trial as documented by the current curriculum vitae। मीन्स ये कि जो IRB के अंदर जो टीम में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्ले करेंगे, जो IRB की टीम रहेगी, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में, उन सब का प्रूफ भी लगता है। देन IRB को एथिकल कमेटी के साथ साथ साल भर में या फिर जब जब क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसीजर चल रहा होगा उस दौरान कभी भी कंटिन्यूसली रिव्यू रैंडमली करना होगा कि सारी चीज़ें लाइन के हिसाब से चल रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की रिस्क जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे डेवलप हो सकती है उसका जायज़ा पहले ही मिल जाए। दूसरी बात ये कि क्लिनिकल ट्रायल जनरली जो टीम होती है वो कंडक्ट करने के पहले, अप्रूवल लेने के पहले सारी जानकारी दे देती है, लेकिन
सो ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम एक्वायर आईआरबी कर सकता है। सब्जेक्ट्स ह्यूमन स्टडी पर जो हो रहे हैं जजमेंट करने के लिए, ताकि जितने भी सब पेशेंट आईआरबी यानी डॉग के तहत क्लिनिकल ट्रायल में सम्मिलित हो रहे हैं उनके जान की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, उनके वेल बीइंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कड़ी निगरानी करी जा सके और ताकि उनके साथ वो सारी चीज़ें प्रॉपरली एज पर द गाइडलाइंस और दिशा निर्देश के हिसाब से भी हो। आईआरबी को ये भी देखना होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पेमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो अपने खुद का शरीर का एक किस्म का दान कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो पेमेंट और उसका मेथड ऑफ पेमेंट किस तरह से दी जाएगी, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन भी आईआरबी को रिव्यू करनी होती है। पेमेंट के सेक्शन में प्रो रेटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डेली बेस पे ही पेमेंट देगी। ऐसा नहीं होगा कि क्लिनिकल ट्रायल का समापन होने पर ही पेमेंट दी जाएगी, क्योंकि ऐसे में किसी पेशेंट को अगर क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसीजर के बीच में ही उसे कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट उसके परिवार को, उसके परिवारजन को जो अभी तक का सेक्शन में जो भी प्रोसीजर में उसने अर्न किया है वो सारी पेमेंट उसको एमोल्यूमेंट्स टाइम टू टाइम बेसिस पे, डे बेसिस पर दिए जा सकें। इसके साथ ही साथ आईआरबी को ये भी सुनिश्चित करना होता है दैट कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो पेमेंट है जो सब्जेक्ट को है वो पूरी तरह से कंसेंट फॉर्म पर देकर साइन लेकर प्रॉपरली एक उसमें दिया जाए। मतलब रैंडम पेमेंट ऐसा नहीं है कि अकाउंट ट्रांसफर है, डे बेसिस पर, डेली बेसिस पर सबके कंसेंट लिए जाएंगे कि खुद सब्जेक्ट ने आज की पेमेंट रिसीव कर ली है। नाउ वी कम टू द इंफॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म। मतलब वो एक किस्म का स्वीकृति पत्र है जो कि सब्जेक्ट क्लिनिकल ट्रायल की टीम को जमा करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल की टीम आईआरबी को जमा करती है। इस कंसेंट फॉर्म की कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि जो शोध करता है, रिसर्चर है, वो किस तरीके से कंसेंट लेते हैं, ये एक बहुत अहम पार्ट है। ये गाइडलाइंस के तहत ही होना चाहिए, मींस उन सबको सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद उनसे कंसेंट फॉर्म भराया जाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो एक किस्म की प्रक्रिया है, मींस उन्हें सारी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी डे बेसिस पर कि क्लिनिकल ट्रायल में जो प्रयोग उनके ऊपर किए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनके ऊपर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो पूरी तरह से उनकी इच्छा की जो एडमिशन है, मीन्स उनका जो पार्टिसिपेशन है वो उनकी स्वीकृति के लिए पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। किसी भी प्रकार का भार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है कि उन्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा। पूरा जानकारी मिलने के बाद अगर वो चाहें तो क्लिनिकल ट्रायल में से अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं। इसके बाद ये जो कंसेंट फॉर्म है ये इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आगे आने वाले जो कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और उसमें जो पेशेंट इन्वॉल्व होंगे उन्हें भी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके। कंसेंट फॉर्म की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने चाहिए। सबसे पहला एक स्टेटमेंट जो कि ये पूरी तरह से विवरण देगा कि इस स्टडी का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे क्यों किया जा रहा है, कब तक सब्जेक्ट्स को पार्टिसिपेट करना होगा, उसकी समय अवधि, क्या प्रक्रियाएं को फॉलो किया जाएगा, और वो भी सारे इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब जैसे इंजेक्शन है या फिर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या किसी भी प्रकार का शरीर में इन्वेजन हो रहा है, जिसे हम शुद्ध अगर हिंदी में बात करें सुई लगाना, जैसे किसी को ड्रिप लगाई जाती है तो भी इंसर्ट किया जाता है नीडल को बॉडी के अंदर, दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर द इन्वेसिव प्रोसीजर। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में कई बार इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, बहुत सारे डोजेज फॉर्म होते हैं। तो जो ओरल डोजेज फॉर्म है जिन्हें मुंह से खिलाया जाता है दैट इज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, और जो कि पेशेंट को इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है दैट इज द इन्वेसिव प्रोसीजर। तो अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है तो उसकी डिटेल भी देना होती है। इसके बाद पूरा तरह से विवरण देना कि किसी प्रकार की रिस्क या डिस्कम्फर्ट सब्जेक्ट को अगर होने वाला है दवा के देने के बाद तो उसकी जानकारी उसे पहले से ही दे दी जाए। इसके बाद
इस पूरे ट्रायल से उस सब्जेक्ट को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक शारीरिक तौर पे देखें तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर वो इस कंडीशन में कि अगर वो मरीज नहीं है, तो स्वस्थ है, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन उसे जो बेनिफिट मिलेगा वो आर्थिक बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल। और अगर दूसरे कॉन्ट्रास्ट में देखें कि पेशेंट है, तो फिर उसे डेफिनेटली फिजियोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर उस बीमारी से वो जूझ रहा है तो क्लिनिकल ट्रायल में देयर आर चांसेस कि वो ट्रीटमेंट होके क्योर्ड हो जाएगा। देन स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स या थेरेपी जो अवेलेबल है सब्जेक्ट में, इसके लिए जो भी उन्हें दिया जा रहा है उसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या उन्हें मेडिकेशन लेने, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक्सटेंट को सिग्निफाई करेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स को, सब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए कितना एक्सेस मिल सकता है मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखने का। मींस इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे अस्पताल में आप भर्ती होते हैं तो डॉक्टर की टीम आती है, उसके साथ नर्सेज होते हैं, उनके हाथ में फाइल होती है और आपकी सारी डिटेल्स वो उस पर लिखते रहते हैं। तो इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स में जो प्रोसीजर चल रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, ये पेशेंट को कितना हद तक जानने का हक है और कौन सी चीजें उससे छुपाई जाएंगी, इसका विवरण भी कंसेंट फॉर्म में उतना ही लिखा जाएगा जितना कि देना है। लेकिन आईआरबी के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्लिनिकल ट्रायल को देनी पड़ती है। इसके बाद रैंडमाइज ट्रायल्स भी होते हैं। रैंडमाइज ट्रायल्स का मतलब ये होता है जो टाइम टेबल के हिसाब से किसी निर्धारित समय अवधि पर नहीं किए जाते, मीन्स उन्हें रैंडमली प्रोसेस करना पड़ता है। तो रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के लिए जो शेड्यूल है वो भी पेशेंट और सब्जेक्ट्स को बता दिया जाना चाहिए। कॉम्पनसेशन भी पूरी तरह से अलाउ किया जाएगा अगर किसी प्रकार के ट्रायल के दौरान सडन या अनएक्सपेक्टेड इंजरी सब्जेक्ट को होती है। इसके बाद कुछ अहम बातें कि इस सबसे पहला ये कि सब्जेक्ट यानी कि जो मरीज है वो अपने कंसेंट में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो किसी संपर्क किया जाए उसके परिवार के अलावा। इसके बाद जो पेमेंट्स उसे मिलेंगी उसको पेमेंट की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी कि उसने पेमेंट रिसीव कर ली है। सब्जेक्ट की भी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, उसे किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ये भी सारी चीज़ों पे उसका कंसेंट पे साइन लिया जाता है, क्योंकि पेशेंट का पार्टिसिपेशन, उसका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाइनली दैट कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी वॉलंटियर जो भी है वो कभी भी क्लिनिकल ट्रायल के बीच में से कभी भी चाहे तो अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति, अपनी स्वतंत्रता से क्लिनिकल ट्रायल से क्विट कर सकता है। Here presented is the sample format of ICF, that is the informed consent form, जो कि क्लिनिकल ट्रायल की टीम सब्जेक्ट को देती है। इसमें स्टडी का टाइटल, सबसे पहले स्टडी का टाइटल मीन्स किस चीज़ के ऊपर स्टडी हो रही है। सपोज अगर कैंसर के ऊपर स्टडी है तो टाइटल ऐसा हो सकता है कि अ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल स्टडी ऑन मेजरमेंट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, या फिर assessment of physiological and pharmacological effects of anti-cancer medicines on the relevant subjects। स्टडी नंबर सबका एक एक नंबर होता है, क्योंकि टाइटल और बाकी का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक नंबर से उसकी कोडिंग की जाती है। सब्जेक्ट को अपने दस्तखत करने होते हैं, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आयु भी देनी पड़ती है। फिर सब्जेक्ट की तरफ से जो सिग्नेचर होते हैं उसमें ये सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें छोटी सी जानकारी उसे भरनी होती है और भरने के बाद उसे अपनी डिटेल सबमिट करनी होती है। जैसे मेरी उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर है, मैं इस बात की पुष्टि सुनिश्चित करता हूं कि मैंने सारे दिए गए दिशा निर्देश, सारे दस्तावेजों को, सारे प्रोसीजर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं। इसके बाद मैं यानी कि सब्जेक्ट इस बात को समझता हूँ कि मेरा जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो मैं उसमें भाग ले रहा हूँ, ये पूर्णतः मेरी स्वीकृति से हो गया है, मेरे पर कोई भी दबाव नहीं डाला गया है और ये भी मुझे स्वतंत्रता दी गई है कि मैं कभी भी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो क्विट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ये भी समझता हूँ कि आई नॉट अग्री टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ एनी डाटा दैट अराइज फ्रॉम दिस स्टडी
such as used for scientific purpose only. Then initial in the boxes, that is the signature. इसके बाद एक लास्ट सेगमेंट, दैट इज द इन्वेस्टिगेटर की डिटेल्स के साइन एंड सिग्नेटरी साइन, जो डिटेल्स अलग अगर कोई अदर टीम मेंबर्स हैं, एंड फाइनल सिग्नेचर बाय द इन्वेस्टिगेटर्स नेम, सिग्नेचर ऑफ द विटनेस वो भी लगेंगे, तारीख एंड नेम ऑफ द विटनेस। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने आईआरबी के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को देखा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या जिम्मेदारियां हैं, और सब्जेक्ट और क्लिनिकल ट्रायल के बीच में जो संपर्क होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के माध्यम से होता है, जिसे हम कंसेंट फॉर्म कहते हैं। उसकी सारी डिटेल्स हमने देखी, उस कंसेंट फॉर्म की क्या भूमिका है और वो कैसे लाभदायक है दोनों ही टीम्स के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स और सब्जेक्ट्स के लिए। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो फ्रूटफुल। इफ सो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।